तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हमारे साथ है माधव जी। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करने वाले हैं। किसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग? चाहे आप कॉलेज में हैं, आपने अपनी जॉब स्टार्ट की है, आप जॉब कर रहे हैं और आपको घर प्लान करना है, गाड़ी प्लान करनी है, ट्रिप प्लान करनी है, या फिर और भी कुछ। तो थैंक यू माधव जी फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड आई वांट कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें व्यूवर्स को। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम माधव पांगारकर है। मैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स कंसल्टिंग फर्म चलाता हूँ मेरे थ्री फ्रेंड्स के साथ। और मेरी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है जिसके एक दो तीन प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये था मेरा जनरल इंट्रोडक्शन। ओके नाइस। तो थैंक यू सो मच माधव जी अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। अब सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि व्हाई समवन नीड अ फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है क्योंकि लोगों के पास इनकम तो बहुत रेगुलर आ रही है, पर अगर वो इनकम को आप रेगुलरली इन्वेस्ट नहीं करोगे, प्रॉपर्ली प्लान नहीं करोगे, तो आप 60 की एज में भी फाइनेंशियली पोर ही रह जाओगे। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपकी रेगुलर इनकम आती है, वैसे अगर आपने रेगुलर इन्वेस्टमेंट किया, रेगुलर SIPs की, रेगुलर स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, रेगुलर प्रोविडेंट फंड किया या रेगुलर FDs वगैरह सब की, तो आपका फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि फाइनेंशियल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपकी नॉर्मल हेल्थ जैसे इम्पॉर्टेंट है अपने वेलबींग के लिए, वैसे फाइनेंशियल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने फाइनेंशियल वेलबींग के लिए और अपने रिटायरमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके नाइस। तो बेसिकली हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे ऐसे कि आप मान के चलिए कि कोई एक बच्चा है, अभी वो कॉलेज में पढ़ रहा है। बेसिकली हम स्कूल के बच्चे का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि स्कूल के बच्चे मैं जानता हूँ कैसे हैं, ठीक है। आज के टाइम पे बच्चे थोड़े नॉलेजेबल हो गए, बट हमारे टाइम पे तो स्कूल तक ये था कि नो सेविंग्स, जस्ट जो पैसा मिल रहा है घर से स्पेंड। तो हम एक कॉलेज के बच्चे का सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं। अगर एक बच्चा कॉलेज में और उसे घर से कुछ पॉकेट मनी करनी है, तो वो कैसे अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर सकता है। और हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, यही फिर जॉब भी करेगा, फिर अपने घर की चीजें प्लान करेगा एंड बाकी चीजें। तो एक कॉलेज के स्टूडेंट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कॉलेज में हैं और आपको समझो 1000 रुपीज़ की पॉकेट मनी मिल रही है, 1500 रुपीज़ की पॉकेट मनी मिल रही है, तो आप SIPs का मैजिक ये है कि आप 500 रुपीज़ मिनिमम से भी स्टार्ट कर सकते हैं SIP। और एक फंड में स्टार्ट कर सकते हैं, 2-3 फंड में स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो SIPs का वही मैजिक है कि आप क्या 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई SIPs में तो 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो इसीलिए जब आप कॉलेज में जाते हो या जब आप स्कूल में भी रहते हो, आपको पॉकेट मनी मिलती है, 1000 रुपये बोलो, 1500 रुपये बोलो, तो आप 500 रुपीज़ से भी अच्छे से SIP स्टार्ट कर सकते हो। अपनी फाइनेंशियल जर्नी टुवर्ड्स फाइनेंशियल एम्पावरमेंट स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपको आगे बढ़ के जब आप जॉब करोगे, जब आपका एज बढ़ेगा, आपकी फैमिली होगी, आप रिटायरमेंट करोगे, उसके बाद बहुत मदद मिलेगी। और आप खुद को थैंक करोगे कि मैंने अर्ली स्टार्ट किया, इसलिए मेरे पास आज ये सब है, इतने फाइनेंशियल एसेट्स है, इतना बैंक बैलेंस है, इतने इन्वेस्टमेंट। तो माधव जी, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फाइनेंशियली अपनी मिस्टेक करते कहाँ हैं? इवन दो वो इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, बट वो अपनी फाइनेंशियल ऐसे कौन से डिसीजन है जो वो अपनी कॉलेज लाइफ में गलत लेते हैं? कॉलेज लाइफ में फाइनेंशियली मतलब उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। वो जस्ट यूट्यूब वीडियोस पे, टेलीग्राम पे टिप्स पे, व्हाट्सएप पे टिप्स पे, या ऐसी बिना रिसर्च के कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जिन स्टॉक्स में फिलहाल हाइप रहती है पर उनके फंडामेंटल्स इतने कुछ अच्छे नहीं रहते। जिन म्यूचुअल फंड में सिर्फ लास्ट 1-2 साल में अच्छा किया होता है, वो थोड़े थीमेटिक फंड्स रहते हैं। मतलब एक अपना ट्रेंड रहता है कि जैसे इंफ्रा का ट्रेंड है, अभी पिछले 2 साल डिफेंस का ट्रेंड था। तो ऐसे अगर थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं विदाउट कंसिडरिंग फंडामेंटल्स, तो वहाँ पे उन लोग का मतलब 1-2 साल तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, 50% बोलो, CAGR 60% बोलो। तो उसके बाद 2-3 साल बाद जब उसका ट्रेंड निकल जाएगा तो रिटर्न बहुत कम हो जाएंगे और लॉस भी हो सकता है, जैसे अभी डिफेंस में हो रहा है। क्योंकि लास्ट के दो साल में डिफेंस स्टॉक्स ने बहुत धूम मचाई है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, बाकी स्टॉक्स हो गए, भारत डायनामिक्स हो गया, भारत इलेक्ट्रिकल्स हो गया। उन्हें लास्ट 2 साल में मतलब इनके अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो 125%, 150%, कोई इसके 200%। तो ये आप इतने रिटर्न तो सस्टेनेबल होते नहीं।
तो अगर थीमेटिक इन्वेस्टमेंट किए वो उसी में फंसे रहे, और अगर रीबैलेंस नहीं किया, मतलब आज ये ट्रेंड है तो 2-3 साल बाद ट्रेंड बदल जाएगा। तो अगर अपन ने रीबैलेंस नहीं किए, सेक्टर रोटेशन नहीं किए, सेक्टर एलोकेशन नहीं किया, तो वो दैट इज द मेजर मिस्टेक दैट दीज कॉलेज स्टूडेंट्स टेंड टू कमिट। ओके नाइस। तो अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट ये वीडियो देख ही रहा है तो आई वांट कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग ये गलती कर रहे हैं। बिकॉज माधव जी मैं आपको बताऊं, मैंने अपने कॉलेज डेज में मैंने भी काफ़ी सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हैं। मैंने भी ऑप्शंस पे बहुत सारे पैसे हैं गंवाए हैं। जो गंवाए हैं। मतलब अच्छा। एक जोक है, हम कल ही मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो एक जोक आया ऐसे बातों में। तो मेरा दोस्त कह रहा है हम 3 लोग हैं, बेसिकली वी आर बडीज हैं, तो कुछ भी हो जाए तो तीनों साथ में रहते हैं। तो वो बोलता है यार हमने ना 50 का लास्ट ईयर हमने 50% का रिटर्न किया है। मैंने कहा हम तो लॉस में चल रहे हैं, हम 50% का रिटर्न कैसे करें? कह रहा है भाई हमने मार्केट को 50% रिटर्न दिया है, तू सोच। कोई है ऐसा जो 50 मार्केट को 50% रिटर्न दे रहा है? हम लोग दे रहे हैं पिछले 1 साल से। और ये जो कितना खतरनाक है कि यार हम इतना मतलब अब तो मैंने स्ट्रिक्टली कर लिया है कि अब मैं केवल SIPs में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टॉक्स में कर ही नहीं रहा हूँ। अगर मेरा कोई फ्रेंड आके मेरे को बोलता है, मैंने कहा भाई देख अगर तेरे को फुल कॉन्फिडेंस है तो मेरे को पेपर पेन लेके बैठ, मेरे को पूरा समझा कि तूने क्या पढ़ा है, तूने क्या समझा है, कौन इन्वेस्टर है, कितना फंडामेंटल है, क्या बिजनेस ग्रोथ है, कंपनी के लास्ट 3 इयर्स की रेवेन्यू स्ट्रीम क्या करेगी, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, कितना प्रोजेक्शन है। क्योंकि वो कोई इंस्टाग्राम पे पोस्ट पढ़ के आ रहा है, कह रहा है भाई ये इसमें लगा देते हैं। मैंने कहा यार बहुत पिछले 3 सालों में बहुत हाथ जलाए हैं, अब और हाथ नहीं जलाने। और जो SIP में मैंने इन्वेस्ट किया है वो मेरे को एटलीस्ट, अभी हम लोग 3 साल से पिछले इन्वेस्ट भी कर रहे थे SIP में, तो वो मेरे को 22 से 30% के बीच में रिटर्न्स दे रही हैं। सही है, सही है। और उसमें मेरे को कोई हैसल नहीं, मेरे को पता है पर्टिकुलर ये फंड है, इसमें इन्वेस्ट करते रहो आराम से, जब ऊपर है तब भी इन्वेस्ट हो रहा है, जब नीचे है तब भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो अपना एवरेज करके अपना रिटर्न निकल रहा है उसमें। सही है, सही है, तो बढ़िया है। तो मैं आपको एक बात बताऊं इसमें, अगर आपको 15 से 20% भी अगर आपने इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट किया, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स फंड हो गया जो NSE के इंडेक्स को ट्रैक करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स फंड हो गया जो BSE को ट्रैक करता है, तो दैट इज कंसिडर्ड रिस्कलेस इन्वेस्टिंग। मतलब इंडेक्स तो अपन बढ़ेगा ही ना, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, जैसे अभी नीचे जा रहा है, लास्ट के 2-3 साल काफी बढ़ लिया, अभी नीचे जा रहा है, तो इन द लॉन्ग रन तो वो इंडेक्स तो ऊपर ही जाने वाला है। हाँ। तो अगर आपने इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी कर ली तो गए सिचुएशन में आपको 10-15% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट तो मिलेगा ही, मतलब वो कहीं नहीं जाएगा। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा कि अभी समझो कि अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अभी सेकेंड हाफ में अगर मार्केट बढ़ा तो अभी 15-20% अगर तुमने इंडेक्स इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्ट किया तो वो आपको कहीं नहीं जा रहा है वो पैसा। तो सेफेस्ट इन्वेस्टिंग इज इंडेक्स इन्वेस्टिंग। अगर आपको 10% का भी मतलब कैपिटल लॉस का रिस्क नहीं लेना है, मतलब आप आपने 100 रुपये लगाए तो आपको नेक्स्ट ईयर गारंटीड तो नहीं बोल सकते, पर 95% ऑफ द केसेस 110-115 रुपीज उसके मिलेंगे ही, मतलब वो लॉस तो कभी नहीं जाएगा। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट। हाँ बराबर, नहीं बराबर बराबर। तो बराबर, तो थंब रूल ऑफ SIP इन्वेस्टिंग इज आपको एटलीस्ट 10 साल देनी चाहिए SIP, एटलीस्ट 10 साल अगर किए तो कंपाउंडिंग मैजिक 5th या 6th ईयर से किक इन हो जाएगा। और एक बार कंपाउंडिंग किक इन हो गया फिर आपको देखना ही नहीं है, कंपाउंडिंग विल वर्क इट्स मैजिक, आपका कॉर्पस कहाँ से कहाँ चले जाएगा। अगर आपने 10 साल कंटिन्यूस इन्वेस्टिंग किया तो आपको डबल ट्रिपल हो जाएगा पैसा, आपको पता नहीं चलेगा। और रिस्क भी मतलब ऑलमोस्ट रिस्कलेस इन्वेस्टिंग हो जाएगा वो। तो दैट इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग नीड्स पेशेंस, तो एटलीस्ट आपको 5-6 साल कंसिस्टेंटली विदाउट विड्रॉइंग और विदाउट स्टॉपिंग SIPs, जो भी मार्केट कंडीशन हो, अगर जैसे अभी बहुत डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अब अपन ने SIPs बंद कर दी, पॉज कर दी, विड्रॉ कर लिया, वो सब नहीं करना है। आपको 5-6 साल कंटिन्यूस इन्वेस्ट करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट साइकिल। तो अगर वो आप सक्सेसफुली कर देते हो तो देन कंपाउंडर विल वर्क इट्स मैजिक, फिर आपको देखना ही नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द थिंग अबाउट SIPs, जो
बहुत लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, मतलब लोग बहुत हाइप में आ जाते हैं या बहुत टेंशन में जाते हैं। जैसे अभी लास्ट के सितंबर से मार्केट गिर रहा है, तो बहुत लोगों ने मतलब 70-80% लोगों ने अभी SIP स्टॉप कर ली होगी, क्योंकि अभी बोलेंगे कि अभी मार्केट गिर रहा है, हमारा पैसा आज 100 रुपये डालते हैं तो कल 90 हो जाता है। तो वो वैसी गलती नहीं करनी है अपने को कंसिस्टेंट 5-6 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, और एक बार वो अपन ने अचीव किया, देन द स्काई इज द लिमिट। तो कितना भी आपका पैसा ग्रो हो सकता है। ओके नाइस। तो हमने फर्स्ट स्टेज पार करी जहाँ पे हमने समझा कि एक बिगिनर को क्या क्या ध्यान में रखना है स्टार्ट करने से पहले, और एक बिगिनर क्या क्या गलतियां करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, सेकेंडरी लेवल पे, जो है प्रोफेशनल, जो अपनी बेसिक सैलरी की स्टार्ट कर चुका है, लाइक से 20,000 रुपीज अब वो पर मंथ कमा रहा है। तो अब वो इस 20,000 को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करे जो उसके फ्यूचर में उसकी हेल्प हो अच्छे से। तो अगर आप अपन नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स जो स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट पे है, तो एक रूल रहता है अपना 50-30-20 रूल। तो जैसे आप समझो 20,000 रुपये कमाए, उसके 50% आपको नेसेसिटीज मतलब लिविंग एक्सपेंसेस पे खर्च करना है, 30% आपके इन्वेस्टमेंट में जाने चाहिए, और सिर्फ 20% ही स्पेंड करना है। अगर आपको कोई शौक हो, आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, कोई ये खरीदनी है, आपको कोई गैजेट चाहिए, आपको वेकेशन लेना है, तो समझो आपकी सैलरी अभी 50,000 रुपये है, मतलब 20,000 रुपये है, तो 20,000 का 50% मतलब 10,000 रुपये इज गोइंग टुवर्ड्स योर वॉन्ट्स, मतलब आपके रहने खाने का खर्चा, वो सब खर्चा। 30% शुड गो टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट, मतलब 20,000 का 30% मतलब 6,000 रुपये, मतलब आपको कंपल्सरी इन्वेस्ट करना ही है, मतलब कुछ भी हो जाए। आपकी थोड़ी सी नीड्स कम करो, वांट्स कम करो, मतलब आपको ये फ़ोन खरीदना है, ये यहाँ पे वेकेशन जाना है, ये सब करना है, तो वो थोड़ा सा पॉज कर लो, क्योंकि अगर आप ये पॉज करने में केपेबल रह गए तो इट विल जस्ट वर्क वंडर्स। अगर आपने 22 की एज से मतलब 6,000 रुपये की भी SIP चालू कर दी, तो अगर 3-4 साल कंटिन्यूस कर दी तो कंपाउंडिंग विल वर्क वंडर्स। ऐसा तो नहीं है आपकी सैलरी तो 20,000 रहेगी, अगर 20,000 से स्टार्ट किए तो 2-3 साल बाद आपकी 30,000 हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ाना है, आपको वॉन्ट्स का अमाउंट नहीं बढ़ाना है। जैसा जो आपको चीज़ें चाहिए, समझो आपकी सैलरी 20,000 से 5 साल बाद 1-1.5 लाख हो गई, तो आपको 1.5 लाख का 20% खर्च नहीं करना है, आपको बस इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ाना है। अगर आप बॉन्ड्स भी अपना 20% के हिसाब से बढ़ाओगे तो आपका कुछ इतना फायदा नहीं होगा। आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, और नीड्स तो आपकी एक लिमिट के बाद सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब 50,000 पर मंथ जब पहुंच जाओगे तब नीड्स तो बैलेंस आउट हो जाएगी, मतलब 50%, मतलब 25,000 रुपये पर मंथ, 30,000 रुपये पर मंथ, उससे ज़्यादा क्या ही नीड्स होगी अपनी। जैसे रेंट हो गया, खाने पीने का खर्चा हो गया, बाकी सब हो गया, लिविंग एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बाकी सब हो गया। तो उसके बाद जैसी सैलरी बढ़ेगी वैसे आपने को इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना है, वैसे आपको वॉन्ट्स का अमाउंट नहीं बढ़ाना है, कि लग्जरीज का अमाउंट नहीं बढ़ाना है। तो वो अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अपनी सैलरी जैसे 1 लाख 1.5 लाख हो गई, तो उसकी 20% का खर्चा करना ही, ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब खर्चा मतलब जैसे आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ाओ, पर खर्चे का अमाउंट मत बढ़ाओ, क्योंकि कोई फायदा नहीं रहेगा फिर। अगर आपने खर्चे का अमाउंट भी बढ़ा दिया तो आपकी सैलरी उतनी रह जाएगी और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कम हो जाएगा। तो वो आपको प्रिंसिपल याद रखना है कि अब जैसे जैसे सैलरी बढ़े वैसे वैसे बॉन्ड्स नहीं बढ़ाना है, बस इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना है। बट माधव जी, आज के टाइम पे अगर बात करें, चीजें इतनी जल्दी बदल रही हैं, इतनी जल्दी अपडेट हो रही हैं, डिजिटल वर्ल्ड है। जो फोन हम आज ले रहे हैं वो फोन अगले साल आउटडेटेड हो जा रहा है, जो लैपटॉप आज ले रहे हैं वो 2 साल बाद अपडेटेड हो जा रहा है। आईफोन का चाव हर किसी को है, हर किसी को अपने पास एप्पल चाहिए। तो ये एप्पल लेना कितना सही है, कितना गलत है, और अगर लेना है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसके पीछे, अगर कुछ ऐसे ओवर बजट चीज लेनी है? तो समझो आपको 1.5 लाख का आईफोन लेना है। तो और 1.5 लाख का अगर आईफोन लेना है तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 6-7 महीने की सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ेगा। एटलीस्ट 20,000 रुपये पर मंथ की 6-7 महीने की अगर SIP करोगे तो आपकी 20,000 × 6 हो जाएगा 1,20,000। उस पर 10-15-20-15% हो जाएगा,
1,50,000, तो वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आप लो। आप लोन मत लो उसके लिए, आप क्विक फाइनेंस मत कराओ, आप बाय नाउ पे लेटर बिल्कुल मत कराओ, क्योंकि उसके लोगों को स्टेटस गेम्स आपको नहीं खेलना है। स्टेटस गेम्स अगर खेलोगे तो आप जिंदगी भर गरीब ही रह जाओगे। तो आपको वेल्थ गेम खेलना है, स्टेटस गेम बिल्कुल नहीं खेलना है, क्योंकि स्टेटस आपने को बस दिखावा वाली चीज नहीं करना है, क्योंकि आप वो थोड़ा सी वो लिमिटलेस है। फिर आपको कितना भी दिखाओ, कितना भी ये करो, आपका कुछ खत्म नहीं होने वाला है। तो अगर आप वेल्थ गेम खेलोगे तो उसमें आप ही का फायदा है, आप ही की वेल्थ बढ़ेगी। आपको बस दिखावा नहीं करना है, वेल्थ गेम खेलना है, लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वेल्थ बनानी है। तो अगर आपको 1.5 लाख का आईफोन करना है, उसके लिए आपको 6-7 महीने मेहनत करके आपके बॉन्ड्स कम करके थोड़े इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ानी चाहिए, और 6-7 महीने बाद जब आपके पास खुद का पैसा आ जाए तभी लेना है। उसके लिए लोन नहीं लेना है, बाय नाउ पे लेटर नहीं करना है, 0% EMI में बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये अपनी प्लान होना चाहिए अगर आपको इतनी महंगी चीज लेनी है इन द करंट सिनेरियो। ठीक है, इससे एक मेरा क्वेश्चन निकल के आया, बट उससे पहले एक लाइन है जो मुझे याद आई है कि दिखावे से ज्यादा है अकाउंट में कितना पैसा है। सही है। 1 लाख के फोन से अच्छा है कि अकाउंट में 1 लाख होना। सही है ना। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ट है वो। अगर आपको आपके अकाउंट में 1 लाख है, आपको दिखावा करने के लिए करना है तो मतलब दिखावे की चीज 1-2 महीने में खत्म हो जाएगी। लोग उसकी वाह करेंगे 1-2 महीने, तो उसके बाद वो भी भूल जाएंगे, वो भी अपनी जिंदगी पे लग जाएंगे। नुकसान आप ही का है। आपके पास अगर 1 लाख रुपए बैंक में है और वो आप इन्वेस्ट करते हो, तो 1 लाख रुपए के बाद वो 1,10,000 हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। तो फायदा आप ही का है। शो ऑफ में किसी का फायदा नहीं होता है, क्योंकि शो ऑफ थोड़ा सा वर्थलेस चीज है और वो थोड़ा सा स्टेटस गेम, पर स्टेटस गेम इज एब्सोल्युटली वर्थलेस। नाइस। माधव जी, आपने ना अपने आंसर में एक वर्ड यूज किया कि 0 EMI पे नहीं लेना, 0% EMI पे। 0% EMI 0% EMI तो मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन है। 0% के लिए क्यों मना कर रहे हैं आप? 0% EMI गिमिक, मार्केटिंग गिमिक है। मतलब उसमें इंटरेस्ट लगता है 15-16%, वो दिखाते हैं सिर्फ 0 इंटरेस्ट EMI, तो उसमें थोड़ा अलग गिमिक है, अलग फाइनेंशियल गेम है। तो मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि 0% EMI है, ये सब है, पर वो उसमें तो थोड़ा फाइनेंशियल गिमिक रहता है, उसमें अंदर की चीज़ें अलग रहती है, प्रोसेसिंग चार्ज रहता है, सही रहता है, वो रहता है। तो वो कुछ भी करके आपसे इंटरेस्ट अमाउंट तो निकाल ही लेते हैं। मतलब वो इंटरेस्ट तो छोड़ेंगे नहीं, बस आपको दिखाएंगे कि हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे, पर इंटरेस्ट लेते हैं वो जो 15-16%। जैसे आपने लोन लिया ये आईफोन वगैरह खरीदने को, आपको 15-16% देना पड़ेगा। ये 0 कॉस्ट EMI में वो डायरेक्टली इंटरेस्ट नहीं लेंगे, पर इनडायरेक्टली इंटरेस्ट लेंगे। जैसे प्रोसेसिंग चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, फाइल क्लियरेंस चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, वो कैसे भी करके इंटरेस्ट निकाल लेंगे, पर आपको समझने नहीं देंगे क्या आपने इंटरेस्ट भरा है करके। पर इंटरेस्ट तो लगता ही है उसमें, क्योंकि वो फ्री का पैसा तो देंगे नहीं, तो इंटरेस्ट तो लगता ही है। ओके, और होम लोन के लिए क्या स्ट्रेटेजी है फिर? होम लोन के लिए अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट का इंटरेस्ट है तो 2-3 बैंक्स का ये कंपेयर करो। आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, मतलब 750 के ऊपर अगर आपका सिबिल स्कोर है, तो आपको सस्ते में होम लोन मिलेगा। मतलब उसके बाद होम लोन का टेन्योर भी देखना पड़ेगा, कौन सी बैंक अच्छी दे रही है, और फिर ये भी देखना पड़ता है अपने को कि होम लोन अपना फिक्स रेट पे है या फ्लोटिंग रेट पे। अगर फ्लोटिंग रेट पे है और अगर RBI ने रेट बढ़ा दिया तो आपका EMI लोन का इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, उससे अच्छा उसके कारण टेन्योर भी बढ़ सकता है और EMI भी बढ़ सकता है। अगर आपको EMI नहीं बढ़ाना है तो लोन का टेन्योर नहीं बढ़ जाएगा। जैसे आपने 20 साल का लोन लिया, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना है बैंक को, तो बैंक बोलेगी आपका टेन्योर बढ़ा दो। मतलब आपका 20 साल का लोन अभी 25 साल का हो जाएगा या 30 साल का हो जाएगा। तो वो अपने को बहुत अच्छे से देखना है कि फिक्स लोन फिक्स रेट पे लेना है, फ्लोटिंग रेट पे लेना है, सिविल्स को अच्छा रखना है, मतलब क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइमली करना है, क्योंकि ये सब सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट करते हैं। होम लोन का डिसीजन बहुत बड़ा होता है,
क्योंकि अमाउंट इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब 50 लाख हो गया, 60 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया। तो इसके लिए आप अपने को ये सब फैक्टर्स बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है और लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है। जैसे हम लोग को कंसल्ट करें फाइनेंशियल प्लानिंग, हम लोग टूल्स देंगे आपको। जैसे मेरा वो टूल है फ्यूचर मैप करके है, और अभी मैंने एक नया टूल भी निकाला है, इनकम मैक्सिमाइजर फॉर फ्रीलांसर्स। वो अभी टॉप मेट पे निकाला है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा और आपकी बहुत हेल्प होगी। ओके, चलिए थोड़ा सा इस पे बताइए फिर क्या है ये टूल फ्रीलांसर्स के लिए। टूल मैंने निकाला है कि अगर आपकी सैलरी एक्स है तो आपको कितना सेव करना चाहिए, कि कितना आपके नीड्स होना चाहिए, कितना वांट्स होना चाहिए, और वो टूल आपको कैलकुलेट करके देगा क्या आपका, मतलब समझो आपने म्यूचुअल फंड लगाया तो कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है एज पर रिसर्च। मतलब प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करेंगे, एज पर रिसर्च ऐसे ये म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेंगे। जैसे आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो आपको लॉन्ग टर्म फंड में डालना चाहिए, गोल थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है तो आपको हाइब्रिड फंड में डालना चाहिए, और गोल थोड़ा सा बहुत ही 5 साल से कम है तो आपको लिक्विड फंड में डालना चाहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड में डालना चाहिए, रिजर्व बैंक के बॉन्ड में डालना चाहिए, या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डालना चाहिए। तो ऐसे करके इन्वेस्टमेंट कैटेगरी गोल वाइज और आपके टेन्योर ऑफ गोल वाइज, ड्यूरेशन ऑफ गोल वाइज, उसमें सब है। तो वो आप एक बार देख लो तो आपकी ऑडियंस को भी बहुत बहुत मजा आएगा उसमें। ओके, तो गाइज अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज गो एंड चेक आउट ऑल द टूल्स। तो माधव जी, अब एक लेवल और ऊपर बढ़ते हैं। अब हम आता है कि अपने वर्किंग प्रोफेशनल भी हो गया, उसने सेविंग भी कर लिया प्रॉपर्ली, उसने अपने एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाए, अब उसको रिटायरमेंट प्लान करना है। what is the right strategy to plan a retirement, maybe age of 50? एज ऑफ 50 होगा, अपने अगर 20-22 साल से ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी होगी SIP में, स्टॉक्स में, बाकी PF में, ये सब में, अब आपका 50 तक एक एज तक बहुत सब्सटैंशियल कॉर्पस बन गया होगा। उसके बाद आपको थोड़ी सी रिस्क कम करनी है, मतलब थोड़ा सा जो शेयर्स में एलोकेशन, इक्विटी में एलोकेशन है, पहले जैसे आप 70-80% इक्विटी करते थे, जब आप 50-60 पे होते हो तो आपको थोड़ा रीएलोकेट करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन डेट और लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स पे करना पड़ेगा। जैसे आपने 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना लिया, तो पहले जब आप यंग थे तो तब आप करते थे 70-80% इक्विटी में, क्योंकि आपके पास टाइम था, आपके पास एज था, आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी। तो अब जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपकी रिस्क टेकिंग ये कैपेसिटी कम हो जाती है। उसके लिए आपका इक्विटी एलोकेशन भी मैक्स टू मैक्स 40-50% होना चाहिए। मतलब अगर 1 करोड़ का कॉर्पस है तो आप मैक्स टू मैक्स 40 लाख रुपए इक्विटी में डालोगे, क्योंकि आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है। तो उसके बाद बचा हुआ पैसा जो है आपको डेट फंड में डालना है, लिक्विड फंड में डालना है, उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड में भी डाल सकते हैं। तो दैट इज द स्ट्रैटेजी टू गो अबाउट रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट से याद है मेरे को, मैं एक फ्यूचर मैप का क्या आपने देखा होगा मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे, दैट इज अ टूल सोली फोकस्ड ऑन रिटायरमेंट प्लानिंग। तो अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करते हैं वो सीखना है, और वो फ्री टूल है गमरूट पे। तो अगर आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाओगे तो मैंने वो टूल का लिंक शेयर किया हुआ है, उसका नाम है फ्यूचर मैप रिटायरमेंट प्लानिंग मेड इजी। ओके, नाइस। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज चेक आउट। अब माधव जी, लिंक्डइन की बात आपने कर ही दी है, तो जब हम भी लिंक्डइन से ही कनेक्ट हुए हैं बाय द वे गाइस, तो लिंक्डइन पे आप जब आप इतने टाइम से फाइनेंशियली डील कर रहे हैं, फाइनेंशियली सिखा रहे हैं लोगों को चीजें, आप खुद सी हैं, तो लिंक्डइन पे आप क्या क्या शेयर करते हैं अपनी जर्नी का पार्ट? तो लिंक्डइन की जर्नी में उसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था कुछ अप्रैल मई 2024 में मैंने ज्वाइन किया था कुछ लिंक्डइन, कुछ बहुत पहले किया था। तो मैं बस लोगों के पोस्ट देखता था, उन पे एंगेजमेंट करता था, बहुत सारे कमेंट्स करता था, अपना ये सब विजिबिलिटी करने के लिए, कि ताकि जब मैं पोस्टिंग करने लगूँ लोगों को याद रहे कि इसने मेरे पोस्ट पे एंगेज किया था। बिकॉज सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट म्यूचुअल एंगेजमेंट एंड गिव एंड टेक रिलेशनशिप। तो इसके मैंने 1-1.5 साल पूरा
मतलब सिर्फ कमेंटिंग किया, सिर्फ लोगों के पोस्ट देखे, सिर्फ लोगों को इनकरेज किया, ये सब किया। और मैंने अप्रैल मई 24 में स्टार्ट किया था लिंक्डइन जर्नी। और पहले के मतलब 2-3 महीने बोले तो लिंक्डइन पे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग थे, क्योंकि मैंने पहले 2-3 पोस्ट जब डाले थे तब एब्सोल्युटली एक भी लाइक नहीं आया था। मैंने इतना 1.5 साल मेहनत किया था एंगेजमेंट के लिए, पर एल्गोरिदम ही पुश नहीं करा था पोस्ट की, अपने लोगों को पता ही नहीं मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरे को एक भी पोस्ट नहीं आता था, लाइक नहीं आता था, बस 10-15 इम्प्रेशंस आते थे। तो उसके बाद मेरा एक टर्निंग पॉइंट आया था, मैंने एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही पोस्ट बनाया था, कुछ 3-4 महीने हो गए थे मेरे को लिंक्डइन पे। तो वो थोड़ा सा चल गया, वो कुछ 2 लाख इम्प्रेशंस हो गया था एकदम 4 महीने बाद। तो उसकी वजह से लोगों ने मेरे को रिकग्नाइज करना चालू किया कि ये ऐसा है, ये फाइनेंशियल प्लानिंग करता है, टैक्स कंसल्टिंग है, इसकी फर्म है। तो दैट इज़ व्हेन पीपल रियलाइज दैट मेरे पास भी कुछ नॉलेज है, कुछ इंसाइट्स है शेयर करने के लिए। तो वो पोस्ट कुछ 2 लाख इम्प्रेशंस कॉस्ट किया था, और उसमें कुछ 150-200 लाइक्स आ गए थे। तो उसके बाद मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद मैंने 2-3 महीने बाद एक 400K वाला पोस्ट किया था, जिसके 400K इम्प्रेशंस हो गए थे। वही कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक पे आया था। और अभी 1-2 महीने पहले मैंने 1.2 मिलियन इम्प्रेशंस वाला पोस्ट किया था। तो वो पोस्ट का ये जिस्ट ये है कि एक इन्वेस्टर है इंडिया में जो बहुत परेशान हो गया, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है इंडियन टैक्स सिस्टम से, GST से, हाई रेट ऑफ इनकम टैक्स से, जगह जगह टैक्स, यहाँ टैक्स वहाँ टैक्स, और अपने यहाँ ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, ज़्यादा सर्विसेज भी नहीं है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो उसका एक ट्वीट बहुत वायरल गया था कि मैं अभी सिंगापुर शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ है, टैक्स थोड़ा कम है, पर्सनल इनकम टैक्स कम है। तो वो पोस्ट लोगों ने बहुत रिलेट किया, और तो 1.2 मिलियन इम्प्रेशंस तक चले गया था वो। कुछ 3000 लाइक्स आ गए थे उसमें, 200-300 रीपोस्ट थे, कमेंट्स भी भर के थे। तो वो पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, क्योंकि लोगों को बहुत रिलेटेबल लग गया वो। ओके, नाइस। तो जब आपके पास लोगों के फॉलोइंग रिक्वेस्ट आने लगी, कनेक्शन रिक्वेस्ट आने लगी, तो फिर वहाँ पे आपने उसको मोनेटाइज किया है, या अभी आप लिंक्डइन पे सब कुछ फ्री एडवाइस देते हैं? मोनेटाइजेशन मैंने अभी 1-2 महीने पहले ही स्टार्ट किया। जो मैंने गमरोड पे किया था वो तो मैं बस मार्केट देख रहा था कि लोग पसंद करते हैं कि नहीं करते वो सब। तो वो जो रिटायरमेंट टूल था उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मोनेटाइजेशन मैंने अभी 2-3 ब्रांड कोलैब्स किए, 2-3 फिनटेक्स कंपनीज के साथ। तो अभी मैंने पेड टूल भी लॉन्च किया, ये इनकम मैक्सिमाइजर फॉर फ्रीलांसर्स। तो मोनेटाइजेशन मैंने अभी 1-2 महीने पहले ही स्टार्ट किया है। तो अभी देखते हैं कहाँ तक होता है, क्योंकि मैंने स्टार्ट इसीलिए किया था कि मेरे को मोनेटाइज करना है अपना लिंक्डइन, अपना ऑनलाइन कंसल्टिंग यहाँ पे स्टार्ट करना है, पर्सनल ब्रांड बनाना है। तो इसीलिए लिंक्डइन स्टार्ट किया था। तो अभी धीरे धीरे मैं थोड़ा मोनेटाइजेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो देखते हैं अभी क्या होता है, कहाँ तक जाते हैं। ओके, नाइस। तो माधव जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और इन द एंड ऑफ द सेक्शन, एनी tips for the beginners who still going to make mistake in their investing journey after watching this video? तो इन द एंड मैं बोलना चाहूँगा कि मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस। लोग कितने भी बोलेंगे, पर जब आप खुद गलती नहीं करोगे, जब आप खुद नहीं सीखोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मतलब मैंने भी बहुत गलतियाँ करी है, मैंने भी बहुत सीखा है, मैंने भी बहुत ऐसा कुछ नहीं, मेरे को पहले से सब कुछ आता था। मैंने बहुत गलतियाँ की है, बहुत मिस्टेक्स की है, राइट अपॉर्चुनिटीज़ पर कैपिटलाइज नहीं किया है। तो मेरा तो कहना है कि मेक योर ओन मिस्टेक्स एंड लर्न योर ओन लेसन्स, एंड दैट इज़ द अल्टीमेट वे टू लर्न इन लाइफ। ओके, थैंक यू सो मच माधव जी अपना टाइम देने के लिए। एंड व्यूवर्स, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, कमेंट डाउन आपको क्या वीडियो में अच्छा लगा है, समझ में आया है। और प्लीज check out all the links in the description box below, and also follow us on the LinkedIn. Thank you so much, and don't forget to subscribe the YouTube channel.